नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। यानी कि यदि भारत में देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर निवास करने वाले लोगों की अलग अलग भाषा है। जैसे दक्षिण भारत में चली जाइए तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। यहाँ पर आ जाइए उत्तर भारत में तो हिंदी है। यहाँ पर गुजराती है, यहाँ पर मराठी है महाराष्ट्र में। और इधर बांग्लादेश पड़ता है तो बांग्ला बोली जाती है। तो उन्हीं के नाम से हम ये परिभाषित कर देते हैं कि ये लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। क्योंकि देखिए भारत के जिस क्षेत्र में आप जाएंगे हर जगह का भोजन भी अलग है, वस्त्र भी। दक्षिण भारत चले जाइए तो वहाँ के वस्त्र कैसे पहनते हैं, लुंगी टाइप की और अद्धी शर्ट। यहाँ आप चले आइए गुजरात में तो यहाँ का, राजस्थान में चले आइए तो वहाँ का वस्त्र देखिए कैसा पहनती हैं महिलाएं और आदमी लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं। और सबकी भाषा भी अलग है। तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रहती है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती हैं। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। कैसे बदल रही? बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो हम लोगों के वस्त्र क्या थे, और अंग्रेजों के आने के बाद हम लोग कौन से वस्त्र धारण करने लगे हैं? अभी भी आप गांव के लोगों को देखिए तो जो पुरुष हैं वो लोग भी धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं। लेकिन अब सब कोई टी शर्ट, पैंट, कोट, और ये आधुनिक वाले जो अंग्रेजों की देन है ये कपड़े, तो अब इन सब का प्रयोग लोग कर रहे हैं। तो ये भी धीरे धीरे संस्कृतियां बदलती रहती हैं, यही वो कह रहा है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ है? केरल में पड़ता है। दक्षिण भारत में उस समय 3 राज्य थे। तो एक था चेर, और एक था चोल, और एक था पांड्य। चेर, चोल, पांड्य थे। तो ये जो चेर पड़ रहा था ये केरल तरफ पड़ रहा था। तो देखते हैं क्या कह रहा है। प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, यानी चेर इलाके में। और चेर कहाँ थे? केरल में। शासकों ने मलयालम भाषा तथा लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, और ये जो आप लेख देख पा रहे हैं ये भाषा या लिपि, ये इसको मलयालम बताया जा रहा है। तो ये है मलयालम। वास्तव में इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है।
यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, यानी कौन सी शैली है? हीरा मूंगा शैली या मणिप्रवालम शैली, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय, भगवान जगन्नाथ का आपने सुना होगा नाम। इनका स्थान है उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा में इनका स्थान है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय या जगन्नाथ मंदिर। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है, ये जो जगन्नाथ की मूर्ति बैठी है, विष्णु का ही एक रूप है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जग माने जगत, और नाथ नाथ यानी जगत के नाथ, दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा मतलब लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा बनाई जाती है। यानी इस जगह पर जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति वहां के लोगों द्वारा बनाई जाती है। ये शिल्प वहां विकसित है और चल रहा है अभी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूल रूप से एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। यानी जो ये शासक था, राजा था अनंग भीम तृतीय, इसने अपने पूरा राज्य यानी अपनी पूरी संपत्ति इन भगवानों को समर्पित कर दी और इसके पुजारी टाइप बन के हो गए और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। आगे चलते हैं। ये देखिए मंदिर दिखाया गया है, जगन्नाथपुरी मंदिर। ये जो मंदिर है ये जगन्नाथ का मंदिर है और इसके यहाँ गर्भगृह में वो मूर्ति स्थापित है जो ये ऊपर बनी हुई है। ये देखिए, ये मूर्ति है जगन्नाथ की, भगवान की, और ये इस मंदिर में स्थित है। ये कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनैतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगलों ने जीता, मराठों ने जीता, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। पुराने समय में सत्ता संस्कृति का केंद्र मंदिर ही हुआ करते थे, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसीलिए जितने भी लोग उड़ीसा को जीत रहे हैं तो इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यदि इस मंदिर पर हमने नियंत्रण स्थापित कर लिया तो सत्ता तो मिल ही रही है और जो आम जनता है वो बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेगी। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म एक अफीम है। अफीम क्या है? अफीम से नशा होता है। धर्म को अफीम की संज्ञा देता है कार्ल मार्क्स, तो उसने सही कहा है। तो इस चीज को शासक जानते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। बात यह है कि जो शासक थे वो किसी भी राजस्थान में जो छोटे छोटे राज्य थे, यानी दो चार जिले मिलकर के एक राज्य बन जाता था उस समय, तो दो चार जिले मिलकर जो राज्य बन जाता था तो जितने भी शासक बैठते थे वो सब राजपूत होते थे। तो इसलिए वो कह रहा है, तो जनता जो होती थी, आम जनता, वो किसी भी वर्ग की हो सकती, लेकिन शासक जो होते वो राजपूत ही होते थे।
तो यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सत्य है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों, अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी, यानी चारण भाट उन्हें कहा जाता था जो इन राजपूतों की वीरता की कहानियां अपने दोहों में, अपने काव्यों में गाया करते थे। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, यानी यदि उनका पति मर गया है तो वो उसके साथ ही चिता बना के सती हो जाया करती थी। और इसका हमें वर्णन मिलता है सर्वप्रथम सती होने का 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। अब देखिए, कथक नृत्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक यानी उत्तर भारत तरफ की है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। यानी उत्तर भारत के जो लोग थे वो लोग अपनी कथा या कहानी को नाच नाच के और अलग अलग भाव से मुद्रा, नाचने में तमाम मुद्राएं दिखाई जाती है ना, भाव प्रदर्शन किया जाता है। तो उन भावों से जो कहानी कह रहे हैं, मतलब बिना बोले हुए नाच नाच के और अनेक प्रकार की मुद्राएं, शारीरिक मुद्राएं बना के जो कहानी कह रहे हैं वही है कथक। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशेष नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, कहानियां लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। यदि मुगल शासकों के समय में और अभिजात यानी जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनके शासनकाल में राज दरबार में कथक प्रस्तुत किया जाता था। जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशेष नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया, आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा।
अवध के अंतिम नवाब का देखो समय यही था, 1856 में उनसे छीन ली थी अंग्रेजों ने अवध को। तो यही समय देखिए इसके अंदर गधियार है। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गए। अब ये जितने भी क्षेत्र हैं ये सब उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, उसने कहा ही है। ऊपर की तरफ देखिए, उत्तर जो भारत का नक्शा देखेंगे तो ऊपर की ओर पड़ता है, तो पंजाब ऊपर है, हरियाणा भी ऊपर ही है, जम्मू कश्मीर, बिहार इधर आ गया, पूर्वी तरफ थोड़ा लेकिन मध्य में पड़ता है। तो ये सब जो है वो पूर्वी क्या करें, उत्तर भारत में ये सब आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि कथक उत्तर भारत का नृत्य है। और ये देखिए एक चित्र भी दिया है कथक से संबंधित है। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। और ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये शास्त्रीय नृत्य का ही एक उदाहरण दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कथक नृत्यांगनाओं एक दरबारी चित्र, यानी ये कथक का जो है नृत्य है। और ये सभी शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। कथक है, भरतनाट्यम है, ये सारी चीजें। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है क्या है? भरतनाट्यम को हम शास्त्रीय मानते हैं। भरतनाट्यम कहाँ प्रचलित है? तमिलनाडु में। कथकली केरल का, से कथक का से केरल, ये भी शास्त्रीय है। ओडिसी तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उड़ीसा है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी, मणिपुर, इसमें मणि लगा है, यहाँ भी मणि लगा है। तो ये सब जो है कहाँ आ रहे हैं? शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आ रहे हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र यानी छोटे छोटे, लघु माने छोटा, चित्र जैसा कि उसके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर, यानी जल से ऐसा रंग जो जल में घोल के और फिर कपड़े या कागज पर चित्र बनाए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। ताल क्या है? ये ताड़ है, लिखा है ताड़पत्र। ताड़पत्र और लकड़ी तो आप समझ ही रहे हैं, तो लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। और चित्रकारी का प्रारंभ तो हो गया था, हुमायूं के समय से हो गया था, जो प्राथमिक रूप से ही इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। उपहार के तौर पर आज भी हम लोग देख ले, किसी की शादी हो, बर्थडे हो, तो हम लोग कैसे कोई अच्छी सी सीनरी या चित्र बाजार से खरीद के और गिफ्ट पैक करा के दे देते हैं। उसी तरह उस समय भी लोग गिफ्ट दिया करते थे। तो लिखा है उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। और ये कुछ
गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। अब ये देखिए चित्र बना हुआ है। ये किस समय का है? इसमें कुछ लिखा है। ये लिखा है, शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र। ये देखिए, यानी ये अकबर जो है शिकार करने गए हैं और शिकार के दौरान थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट ले रहे हैं, तो उसी चीज का ये चित्र दिखाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक जानवर ये है, एक जानवर ये है, तो ये शिकार करने ही गए हैं, यही ये दिखा रहा है। आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं या राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, क्योंकि जब औरंगजेब के बाद जो आगे आने वाले शासक थे वो इतने कमज़ोर रहे कि वो अपना राज्य नहीं बचा पाए, तो इन चित्रकारों को कैसे संरक्षण दे पाएंगे। इसलिए उन चित्रकारों को अपने संरक्षक की खोज में ऐसे राज्यों में चले गए जो उनको संरक्षक दे सकते थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़, ये सब कहाँ है? राजस्थान क्षेत्र में, जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ये देखिए एक चित्र है, इसमें क्या दिखाया गया है? होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत। तो ये देखिए चित्र बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए राजा बैठे हैं और ये देखिए ऐसे ये पिचकारी से रंग डाल रहे हैं और इनको पानी, इतनी ऊंचाई पे बैठे देखो हाथी में, और ये देखो ये आया है कनेक्शन यहाँ से, ये है, और ये लोग टंकी में पानी भरे हैं। ये देखिए ये लोग, ये आदमी हैं, ये उस समय का यंत्र टाइप का है कि यहाँ से दबाते जा रहे होंगे तो ये पानी ऐसे 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 पहुँचता जा रहा है। ये देखिए ये रथ लगा है, रथ में टंकी भरी है, तो इस तरह से ये लोग होली खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया चित्र है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि चित्रकला की बसोहली या लघु चित्रकला की बसोहली शैली कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हले रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। आगे चलते हैं। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, यानी जो आम जनता बनाती थी तो उनके पास उतने संरक्षण के स्थान नहीं थे कि उतना सुरक्षित रख पाए, लेकिन जो राजमहल वाले थे उनके पास व्यवस्थाएं थी तो उनकी चीजें सुरक्षित रह जाती थी। बंगाल नजदीक से एक नज़र। ये जो बंगाल है वर्तमान में, तो उस समय पश्चिम बंगाल और ये जो बांग्लादेश है ये पूरा एक था। तो उस पर एक नज़र डालते हैं। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम
वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। तो बांग्लादेश हो या पश्चिम बंगाल हो, यहाँ की भाषा क्या है? बांग्ला है। प्रदेश का नाम क्या है? बांग्लादेश है। और वहाँ के आदमियों से जब हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के लोग हैं, ये बांग्लादेश के लोग हैं। तो भाषा से ही तो कह रहे हैं उनको, नहीं आदमी तो वो भी सब हमारी तरह ही हैं, देखने में अलग थोड़ी हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। यानी जो बंगाली वर्तमान में आप सुन रहे हैं, ये संस्कृत से ही निकली हुई है मूल रूप से। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ये देखिए, बांग्ला है। सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि। रामायण जो लिखी गई थी मूल रूप से, वो लिखी गई थी हमारी संस्कृत में, और उस संस्कृत वाली रामायण का बांग्ला में अनुवाद हुआ था। और ये भी किस में लिखी गई अनुवाद करके? ताड़पत्र में। तो ताड़पत्र में जो बांग्ला रामायण लिखी गई है, उसी का ये देखिए एक चित्र दिया गया है। आगे चलते हैं। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, यानी व्यापारिक संबंध। मगध ये बिहार में पड़ रहा था और बंगाल इसके आगे ही है, पूरब तरफ। तो इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे थे। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बिहार में ये जो मगध था, मगध तो राजधानी रही है। और यदि विदेशों से व्यापार करना है तो बंगाल की खाड़ी यानी यहाँ से समुद्र मिलेगा, और समुद्र से ही कोई व्यापार हम विदेशों से कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच वाणिज्यिक या व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनैतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत, ये पाल शासक कहाँ थे? ये भी बंगाल में ही थे। एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। ये पाल शासक 8वीं शताब्दी में थे। और देखिए, मुसलमान 712 ईस्वी में पहला आक्रमण कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ऐबक आता है, फिर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश कब से शासक बन रहा है? 1210-11 से ये गद्दी पे बैठ रहा है। तो क्या कह रहा है? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का, और यानी ये बैठा है यहाँ पे, कहाँ है इल्तुतमिश बैठा है? ये दिल्ली में बैठा है। लेकिन बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल में कब कर रहे हैं? 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। यानी कि 1210 में जब इल्तुतमिश आता है, और इसके पहले ही आप देखते हैं कि जो ऐबक के सहायती थी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी ने भी बंगाल पर उस समय कब्जा कर लिया था, ऐबक के ही समय। तो उस समय तो अधीन था, लेकिन जब 14वीं शताब्दी आती है तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक दिल्ली के जो शासक थे उनसे स्वतंत्र हो गया था बंगाल, यही कह रहा है ये। और क्या लिख रहा है? 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वास्तव में 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी।
जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है, यानी वर्तमान में जिसे हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं या पश्चिम बंगाल कहते हैं। यद्यप बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी नहीं ऋणी है, और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। यानी गौड़ीय संप्रदाय चलाने वाले कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु हैं। कहाँ चला रहे हैं? ये चला रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया? चैतन्य महाप्रभु ने। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी की कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। आगे चलते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी की उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थीं, मौखिक रूप से यानी बोल करके, लिखित रूप से नहीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वो जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धान यानी चावल की। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थी। स्थानांतरीय खेती आपको पहले के अध्याय में बताया जा चुका है कि यानी आज हमने यहाँ खेती की कुछ दिन तक, अब जब एक दो खेती की, जब अनुपजाऊ हो गई तो हम आगे बढ़ गए और यहाँ खेती हमने जंगलों को साफ करके करने लगे। ये थी स्थानांतरीय कृषि। जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। और ये ढाका नगर वर्तमान में कहाँ पड़ रहा है? बांग्लादेश में। मैंने बताया भी कि उस समय पे वर्तमान जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है, ये सब एक थे। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। यानी उस समय मध्यकाल में देखा जाए तो मुस्लिमों को शासक था, तो जब अधिकारी कोई पहुंचता था तो वो भी मुस्लिम अधिकारी ही हुआ करते थे। तो वो जब कोई मस्जिद वस्जिद कहीं पे बना लिया करते थे, तो आसपास के लोग, सब कोई तो उस समय सब ये मस्जिद वस्जिद मंदिर बनवा नहीं पाता था, तो उन लोगों ने मस्जिद बनवा दी, तो लोग उस धर्म की ओर आकर्षित होते थे, पूजा वूजा करने लगते थे। तो ये था। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। वे सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी तथा अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं।
बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, क्योंकि जो शक्तिशाली है वही शासन करेगा, और जो शासन कर रहा है उसी के पास पैसा होगा। आम जनता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मंदिर बनवा ले। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण रूप से ईंटों और मिट्टी गारे के अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे, ये देखिए, ये पहले के देवता, पैसा नहीं था लोगों के पास तो इतना भव्य मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे, तो इसे झोपड़ में देखो ये मंदिर या बना है, यहाँ रहते थे। जैसे हम ही लोग होते हैं, यदि हम गरीब हैं तो साधारण घर, पैसा आता है तो फिर हवेली भी खड़ी कर सकते हैं। तो इसी तरह भगवान का था, जब उनके पास पैसा हुआ तो उन्होंने भगवान के मंदिर भी वीआईपी बनवा दिए। ये देखिए, ये मंदिर बना है एक वीआईपी। अब पहले का मंदिर ये छानी वानी में है। आगे चलते हैं। में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला या चौचाला, चौ माने चार, चार छत वाली, दो माने दो, दो छत वाली, दो चाला और चौचाला या चार चाला होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला की विशेष बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। यानी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो चाला यानी दो छतों वाली और चौचाला चार छतों वाली मंदिर शैली किस जगह की विशेषता है, तो ये पश्चिम बंगाल की विशेषता है कि दो चाला और चौचाला, उस तरफ ये शैली मंदिर निर्माण की पाई जाती है। आगे चलते हैं। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छत वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलें अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। आगे चलते हैं। मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। यानी जो लोग जहां निवास कर रहे हैं वहां पर जो चीज आसानी से उपलब्ध होगी वही लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ सस्ती पड़ती है। बंगाल एक नदीय मैदान है, यानी बंगाल में नदियाँ पाई जाती हैं और समुद्र भी पाया जा रहा है बगल में, जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायता से होती है। मछली को भी पानी चाहिए और धान को भी पानी चाहिए, तो इसलिए दोनों की उपज अच्छी हो रही है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। अब उन्हें अरहर की दाल खाना हो तो वहाँ पैदा होनी नहीं है, तो उत्तर भारत से मंगाओ। तो यहाँ उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से मंगाओ तो किराया भाड़ा इतना लग जाएगा कि फिर वहाँ जाएगा, फिर दुकानदारों के पास पहुँचेगा, फिर वो भी कुछ कमाएंगे तो महंगी पड़ जाएगी। इसलिए मछली उनके लिए सस्ता है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इसे ज़्यादा इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। यानी मछली क्या है वहाँ के लिए, जैसे हमारे यहाँ सब्जी वाला रोज सब्जी बेच रहा है,
तो इसी तरह वो टोकरियों में मछली भी लेके जा रहे हैं। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। यानी ब्राह्मण वैसे तो मछली नहीं खाती, लेकिन जो बंगाल में निवास कर रहे हैं ब्राह्मण, उनके लिए छूट है कि वो मछली खा सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ का लोकल भोजन है और सस्ता है। यदि वो अन्य ब्राह्मणों की तरह बन जाएंगे तो उनके लिए तो खाना ही सबसे ज्यादा जो है महंगा पड़ जाएगा। बृहधर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। यानी एक पुराण है बृहधर्म, इसमें बंगाल में जो निवास कर रहे हैं स्थानीय ब्राह्मण, उनके लिए कुछ खास किस्म की मछली, यानी सभी मछली नहीं पर कुछ मछलियों खाने की उनको छीट दी गई थी कि ये वैरायटी की आप मछली खा लीजिए, तो मछली खाने से आपको पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये अध्याय जो है समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा और समझ में भी आया होगा। तो कृपया करें, यदि आप के लिए यह उपयोगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनके लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।